मेरा नाम है सुरेश और मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ। और ये ब्लॉग मैं ना स्पेशली बनाना चाहता हूँ हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। जो जो न्यूज़ हमें मिलती है इंटरनेशनल मीडिया से या डोमेस्टिक मीडिया से, नेशनल मीडिया से, कि इंडिया में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। बस यही हमारा टॉपिक है, क्या इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में ट्रंप ने आके कह दिया कि मैंने सीज फायर करवाया। ठीक है, क्या ये सही था? क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए सही था? क्या ये इंडिया के लिए सही था? इंडिया की रेपुटेशन के लिए सही था? मैं इसलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी साल से 2013 के बाद जब से हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं, ना कि पाकिस्तान से, क्योंकि हमें वर्ल्ड की सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। ठीक है, लेकिन इस केस के बाद में हमें चाइना की बजाय हमें पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, या पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान हमारे जहाज गिरा के चला गया, फाइटर जेट गिरा के चला गया, ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं मोदी जी से ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी, क्या हम चाइना के बराबर जाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के बराबर जाना चाहते हैं? अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में मोहल्ले में। एक तो है बहुत ही ज़्यादा गुंडा टाइप, जिसके पास है कुछ नहीं है, बस वो गुंडागर्दी करता है सारा दिन। ठीक है, और एक ऐसा है जो उस एरिया का सबसे अच्छा इंसान है। ठीक है, सब उसको पूछते हैं और उन दोनों के अंदर हाथापाई हो जाए, और जो सबसे अच्छा आदमी है उसका जो लेवल है, वो जो उस एरिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके दूसरे अमीर आदमी उसके साथ उसका लेवल मैच किया जा रहा है। ठीक है, बट क्या होता है कि जो सबसे गुंडा, जिसको हम गुंडा कह रहे हैं, ठीक है, अगर वो गुंडा जो है, अगर वो उस अमीर आदमी के साथ या उस अच्छे आदमी के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है, और जो गुंडा है उसके बाद तो पहले कुछ नहीं है, ना उसकी इज्जत है, ना उसके पास पैसा है, वो तो सिर्फ गुंडाई करता, अपनी गुंडाई करके और अपना काम चला रहा है। और जो अमीर आदमी और अच्छा आदमी, उसके पास में सब कुछ है। अब अगर दोनों में झगड़ा होगा, ठीक है, पहले तो अमीर आदमी को चाहिए कि उसके साथ में झगड़ा करे ना, क्योंकि अगर हम कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो चिकड़ तो हमारे ऊपर ही आएगा। ठीक है ना, अगर कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। तो ये चीज़ तो हम समझते हैं ना। तो हमने पाकिस्तान से लड़ाई की, उसके पास तो पहले कुछ नहीं है लड़ने के लिए। ठीक है, ऊपर से उसने हमारे 1 या 2 जहाज गिरा भी दिए, जो वो कहता है बार बार कि उसने 6 गिराए हैं ऐसे। ठीक है, चलो हम 1 या 2 मान लेते हैं। अब ये 1 या 2 जहाज गिराने को ही वो अपनी जीत बता रहा है कि हम जीत गए, क्योंकि उसकी औकात या उसकी सोचनी ही उतनी थी कि वो उस चीज़ को अपनी विक्ट्री मान रहा है कि हम 2-3 जहाज गिरा के हम जीत गए हैं। ठीक है, और हमने जो इतना सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी हम लोग अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे कि नहीं हम जीते नहीं, हम हार गए हैं। हम भी नहीं प्रूफ कर पा रहे, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया, इंडिया का नेटवर्क, इंडिया की बातें, जो इंडियन लोग हैं वो इस चीज़ को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे, बता ही नहीं पा रहे कि नहीं पाकिस्तान हारा नहीं है, जीता नहीं है, हारा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपने अपने कुछ डेलीगेट्स भेजे पूरी दुनिया में। अगर यही काम हम पहले कर लेते उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने कॉल करी थी कि हमें सीज फायर करना है, तो शायद आपको ये नौबत ही ना आती भेजने की। सबको पता लग जाता कि पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था। सेकंड बात, आपने 2 जहाज गिर रहे हैं। देखिए, लड़ाई झगड़े में जहाज गिरते हैं, नो डाउट। ठीक है, किसी को ज़्यादा नुकसान होता है, किसी को कम नुकसान होता नुकसान सबको है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन आपको इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ हमारे 2 जहाज गिरे हैं, उसमें कोई शर्म नहीं है, गिरे तो गिरे हैं। ठीक है, अगर आप ये कहते तो आज इतने दिन हो गए, महीना होने वाला है, महीना हो चुका है इस बात को, और 1 महीने बाद भी हम इसी बात के ऊपर अटके हुए हैं। पाकिस्तान वाले इसी बात पे खुशी मना रहे हैं कि हमने उनके जहाज फेंके, हम इसी बात पे खुशी मना रहे हैं कि हमने उनके एयरफोर्स स्टेशन को हमने नुकसान पहुँचाया है। मुझे तो लगता है मोदी जी, ये तो वो बात है कि वो अपनी जनता को खुश कर रहे हैं और आप अपनी जनता को खुश कर रहे हो, असल बीच में निकालने को कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो
इसमें कोई विक्ट्री वगैरह वाली बात नहीं है। 2 थप्पड़ उन्होंने हमें मार लिए, 4 थप्पड़ हमने उनको मार लिए और बात यहीं पे ख़त्म हो गई है। ठीक है। तो और सेकेंडली बात है कि यूएसए कह रहा है कि हमने बीच में करवाई है, मध्यस्थता करवाई है, ठीक है। तो वो तो मोदी जी कहेगा ही कि उसने करवाई है, क्योंकि हमारे पास अपने पास इतने एफर्ट्स नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। अपने लोगों से हम कुछ बातें छुपा रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग बातें करेंगे। आपने अमेरिका के चक्कर में रशिया से बिगाड़ी, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। आज के दिन के अंदर अगर आप कहते हो कि हम जो जितनी भी दुनिया में कंट्रीज है वो ज़्यादातर कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। तो मोदी जी मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की भी है, अजरबैजान भी है, चाइना भी, जो खुल के ये तो कह रहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान को किसी भी तरह की ज़रूरत है तो हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इंडिया को देने के लिए तैयार हो, ये इंडिया को कहे आगे कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमने अपने रिलेशन ही सबके साथ मतलब के बनाए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया ने रिलेशंस बनाए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स बनाए हैं, वो सारे एक मतलब के हैं, ठीक है। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि हमें तेल सस्ता मिल रहा है, ठीक है। इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा है, हम चुप है क्योंकि मुस्लिम हमारे भाई हैं, ठीक है ना। तो हम ये खुल के नहीं बता पा रहे कि हम गलत का साथ नहीं दे सकते, हम गलत का साथ नहीं दे सकते, ठीक है। हम सामने आके हम इजराइल को भी सपोर्ट नहीं करते, सामने आके हम रशिया को भी सपोर्ट नहीं करते, सामने आके हम ताइवान को भी सपोर्ट नहीं करते, सामने आके हम फिलीपींस को भी सपोर्ट नहीं करते, सामने आके हम अर्मीनिया को भी सपोर्ट नहीं करते, या और किसी कंट्री को भी सपोर्ट नहीं करते। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, आपने कहा है कि हम किसी के चक्कर में, किसी की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। तो मोदी जी, अगर हम किसी की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे तो हमारी लड़ाई में कौन पड़ेगा? अगर हम किसी की लड़ाई में जाके ये नहीं कहेंगे ये हमारा भाई है, ठीक है, तो हमारी लड़ाई में भी कोई नहीं आएगा ये कहने कि ये हमारा भाई है, ठीक है। मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं कहूँ, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता कैमरे के सामने, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। बट आज मुझे आके ये चीज़ बोलनी पड़ रही है कि इन चीज़ों में हम ना काफ़ी पीछे रह गए, रिश्ते निभाने में, रिश्ते बनाने में। हमने सिर्फ मतलब के रिश्ते बनाए हैं और इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। हमें भी चाहिए कि दुनिया में हमारा कोई ऐसा दोस्त हो जो हमारे लिए खड़ा हो, जो हमारे साथ खड़ा हो, जिनके साथ हम ऐसे खड़े हो कि हम कह सके हाँ हम इसके साथ में खड़े हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, हम खड़े तो खड़े हैं, ठीक है। ऐसा दोस्त इंडिया का कोई नहीं है, ना इंडिया ने ऐसा दोस्त कभी बनाया है, ना इंडिया को ऐसे दोस्त चाहिए, क्योंकि हम हमेशा मतलबी दोस्त बनाते हैं। वो सामने वाले को चाहे ईमानदार हो जाए, लेकिन हमारे मन में खोट है कि हम हर चीज़ अपने मतलब की सोचते हैं कि इंडिया को क्या चाहिए। कभी हमने ये सोचा है कि जो सामने वाला इजराइल है, अगर हम उसको कह देंगे एक दिन आगे उठ के कि इजराइल, नेतन्याहू जी हम आपके साथ हैं, आप गाजा के ऊपर अटैक करिए, ठीक है, उस बंदे के ऊपर या उस कंट्री के लोगों के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये सुन के। अगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम के ऊपर रशिया, इजराइल, ताइवान या और बहुत सारी कंट्रीज आपको उठ के ये कह दें कि आप अटैक करिए, हम आपके साथ हैं, आपको जो चाहिए हम देंगे, ठीक है। ऑफिशियल बयान आज तक किसी कंट्री का ऐसा नहीं आया, शायद इजराइल का आया था हल्का सा, वो भी दबे मुंह से। बाकी कंट्री ने तो आपको यही कहा था कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों देश आपस में बैठ के बात कर ले, ये लड़ाई का टाइम नहीं है, क्योंकि आपने भी सबको यही बात कही थी। तो ये चीज़ें गलत है। और थर्डली बात जो मुझे बहुत चुभती है कि आपने अमेरिका के चक्कर में आपने रशिया से बिगाड़ी, ठीक है, और आज रशिया आपके ऊपर यकीन नहीं करता और अमेरिका आपके ऊपर वैसे ही नहीं यकीन करता। अमेरिका के साथ तो हम वैसे पहले भी कभी नहीं थे, अमेरिका तो इंडिया का अलायंस कभी भी नहीं था शुरू से, वो तो पाकिस्तान के पास खड़ा है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के साथ में है, तो आप कैसे सोच लोगे कि वो आपका भाई हो जाएगा अमेरिका? अमेरिका तो अपने मतलब का भाई है और आप अमेरिका बन भी नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की जीडीपी, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम हमारे से तो बहुत आगे है। हम उनके तो अगर हम सोच रहे ना तो बहुत दूर है, अमेरिका तो बहुत दूर है।
ये सब चीज़ें हमारे जैसी कंट्री को नहीं शोभा देती कि हम अमेरिका की रीस करें। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अच्छे रिश्ते बनाएं, और अच्छे रिश्ते बना के हम एक ऐसा अच्छा ग्रुप बनाएं जिस ग्रुप को हम कह सकें कि ये हमारे भाई है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि आपने अमेरिका के चक्कर में आपने रशिया से बिगाड़ लिया, आपको फाइटर जेट के इंजन भी नहीं मिले, आपको फाइटर जेट भी नहीं मिले, जो चीज़ आपको मिल रही है वो एक दबी हुई आवाज़ में मिल रही है, ठीक है ना। और मोदी जी, आपको पता है कि जो इंटरनेशनल इशू हमारा पाकिस्तान के साथ में है, ये भी गोरों ने ही क्रिएट किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या हम इतने समझदार थे 1947 के बाद कि हमने देश आज़ाद करवा लिया, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, इंडिया बहुत पिछड़ गई कंट्री है, ठीक है। हमने जी अकेले रहते हुए हमने पाकिस्तान को 3 बार हरा दिया है, बहुत अच्छी बात है, हरा दिया है। क्या आपको पता है, पता तो आपको चलो होगा कि मोदी जी, अमेरिका ने और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने पाकिस्तान का साथ दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया तरक्की करे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने हमारे पैरेलल एक ऐसा देश खड़ा कर दिया जो हमारी टांग खींचता रहे हमेशा। अगर वो टांग ना खींच सके तो अमेरिका वाले और यूरोप वाले या इंग्लैंड वाले वो उनको उसके थ्रू टांग खिंचवाते रहे, ठीक है, ताकि फेस सिर्फ पाकिस्तान का चमके, ठीक है। इंडिया पीछे है, इंडिया कभी आगे ना बढ़ सके। गोरों को तो हमेशा से इंडिया से दिक्कत है कि इंडिया कभी तरक्की ना कर सके, ठीक है। और हम लोग उनको साथ दे रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं गोरों के चक्कर में हमने पाकिस्तान के साथ बिगाड़ी हुई है और पाकिस्तान वालों ने हमारे साथ बिगाड़ी हुई है। समझ तो दोनों तरफ नहीं, आपने बहुत कोशिश की है ये ठीक करने की भी पाकिस्तान वाले सुधर जाए, वो नहीं सुधर रहे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए कि गोरे कभी भी आपके सखे नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी है तो हमें यूरोप और यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड, इन कंट्रियों को छोड़ के हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए कि हमें अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पे हमें दबा के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। हमें अरब कंट्रियों में दबा के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें एशिया की छोटी छोटी कंट्रीज में दबा के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तभी हम आगे निकल पाएंगे। मैं 2013 में युगांडा में था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो इंडिया के हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे बाइक टैक्सी चलती थी उस टाइम पे 2013 में, तो वो हमारी बजाज की बॉक्सर होती थी। और आज के टाइम में मैंने सुना है कि वहाँ पे बजाज की बॉक्सर को चेंज करके सब चाइनीज़ बाइक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पकड़ वहाँ ढीली पड़ रही है। आप ना हर कंट्री के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाइए कि उस डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट का काम सिर्फ यही है कि अगर वो किसी कंट्री में जाता तो एक 4-5 बंदों की टीम बनाइए कि उस टीम को ना हैंड ओवर कर दीजिए कि युगांडा तुम्हारे हिस्से का, कीनिया तुम्हारे हिस्से का, नाइजीरिया तुम्हारे हिस्से का। हर कंट्री की एक अलग से टीम बनाइए और उनको कहिए कि अपनी टीम के ऊपर ही, अपनी कंट्री के ऊपर ही काम करें। उनको नहीं लेना देना कि नाइजीरिया वाली टीम जो है वो युगांडा में क्या कर रही है, सूडान में क्या कर रही है। हर अफ्रीका की हर कंट्री के लिए अलग टीम बनाइए और उनको कहिए कि हमारी वो जो टीम है वो सिर्फ उतना ही काम करे जितना उनको कहा गया है, उसके अलावा वो सोचे ही ना। उनका सिर्फ एक ही काम रहेगा कि हमें उनका अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर सेल कैसे बढ़ानी है, हमें अपना माल कैसे बेचना है, हमें वहाँ पे सर्विसेज कैसे देनी है। हमारा मेन मोटिव सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें अफ्रीका के अंदर एंट्री करनी है अच्छी तरह। और मोदी जी कुछ चीज़ें आपको चाइना से भी सीखनी चाहिए। जैसे आप, मैं कभी गया नहीं चाइना, बट मैंने यूट्यूब में वीडियोस बहुत देखी चाइना की, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है कि नेपाल के थ्रू चाइना जाते हैं, ठीक है। आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे हम नेपाल में जाते हैं तो रोड्स कितनी गंदी रोड्स हैं, टूटी हुई रोड्स हैं, ठीक है। और जैसे चाइना में एंटर करेंगे तो रोड 5 स्टार है, अमेरिकन लेवल की रोड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी, अमेरिका से भी ऊपर की रोड्स बनी हुई वहाँ पे। तो मोदी जी आप देखिए, नेपाल एक हिंदू कंट्री है, उसके बावजूद भी वो कंट्री जो है वो चाइना के पास जा रही। क्यों? क्योंकि हमने उसको कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। आप अगर ये कह दोगे कि हम किसी कंट्री को 500 मिलियन का
दान करते हैं हर महीने, 500 मिलियन दे दिया, किसी को 400 मिलियन दे दिया, किसी को 200 मिलियन दे दिया। तो अगर आप किसी को पैसा दोगे तो पैसा तो किसी काम में आए ना आए वो पता भी नहीं लगेगा कि इतना इंडिया ने वो दिया था, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप 500 मिलियन देने की बजाय आप नेपाल को कहोगे यार हम तुम्हारा ये वाला कॉरिडोर की रोड पूरी तैयार कर देते हैं, ठीक है, तो 10 साल का आप दे दो यार, हम ये काम करेंगे, 10 साल के अंदर हम इतने बिलियन आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगला कहेगा हमारा तो कुछ पैसा लग नहीं रहा है, हमें क्या कर रहे हैं तो कर रहे हो, ठीक है। आप जो पैसा आप उस कंट्री में लगाओगे वो टैक्स के थ्रू या रोड टैक्स के थ्रू या टोल के थ्रू आप वहां से अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप उस कंट्री में अगर आप डेवलपमेंट करोगे, हॉस्पिटल्स बनाओगे, रोड्स चौड़ी करोगे, रोड्स बनाओगे, फ्लाईओवर्स बनाओगे, टनल्स बनाओगे, तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा कि मेड इन इंडिया, जैसे चाइना की टनल्स के ऊपर, चाइना की रोड्स के ऊपर लिखा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मेड इन इंडिया। उससे क्या होगा कि जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनका पॉजिटिव वे जाएगा कि इंडिया चाइना में अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है। अब आपको एक उदाहरण और देता हूँ, एक यूट्यूब वीडियो आई थी, तो वो लड़का नेपाल से चाइना गया था बाय रोड, और चाइना से उसने लाओस में एंट्री करी थी बाय रोड अपनी गाड़ी में। तो हमने क्या देखा कि चाइना की रोड्स एक नंबर की है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद में जब वो लाओस में एंटर किया तो लाओस की रोड्स भी वैसे ही हैं और लाओस में भी बुलेट ट्रेन चल रही है। तो इनमें चाइना ने अपने जो नियर बाय भाई है उनके ऊपर इतनी अच्छी डेवलपमेंट कर दी है, उनको बुलेट ट्रेन की सर्विस दे दी, उनकी रोड्स इतनी अच्छी कर दी है कि वो इंडिया को अपना भाई कहेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी है, ठीक है। उनके साथ उनका झगड़ा ही नहीं है। अगर आप भी बांग्लादेश में या नेपाल में या श्रीलंका में या मालदीव में या पाकिस्तान में भी, ठीक है, ऐसे ही डेवलपमेंट करते तो आज ये सारी कंट्रीज आपके खिलाफ ना होती, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो इंडिया के अंदर ये चीजें होती हैं कि सिस्टम से काम चलते नहीं है। अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के आप कह रहे हो डॉक्यूमेंटेशन सही हो, सारी फाइलिंग हो, सब गवर्नमेंट के हिसाब से हो, तो वो सिस्टम बहुत लंबे पड़ जाते हैं आपके सिस्टम गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपको आउट ऑफ द वे जाके आपको काम करना ही पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं कि काम करिए, आप सिस्टम से करिए, लेकिन थोड़ा फास्ट प्रोसेस के साथ में आपको चाहिए था कि इन कंट्रीज में आप इतनी डेवलपमेंट कर दो कि ये कंट्रीज कल कहीं ना कि हम चाइना के पास जाना है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी इनकी कंट्रीज में बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर दी थी, बट आपने किया है नहीं कुछ भी। आपने नहीं, मतलब जो भी पुरानी गवर्नमेंट भी है उनकी भी सेम प्रॉब्लम ही है, भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ठीक है ना। आपने आने के बाद 10 साल में बहुत कुछ चेंज कर दिया, मैं कह रहा हूँ दुनिया पूरी की पूरी इंडिया की पलट दी है, लेकिन कमियां कुछ हमारे बीच में अभी भी हैं। वो ये है कि आप उनको दान में पैसा देते हो, उनको दान के पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको काम की जरूरत है, उनको काम करके दिखाइए। और इसी तरह जैसे हम इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोन देते हैं, ठीक है, लोन लेने के लिए भी रिश्वत लगती है, ठीक है, जो लेता है वो भी रिश्वत देता है, जो आगे करवाता है वो रिश्वत देता है। अब जो बंदा 5-5, 10% की रिश्वत दे के लोन ले रहा है, ठीक है, नेचुरल है वो आपको मोड़ेगा तो नहीं, क्योंकि उसने रिश्वत इतनी दे दी है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने एक लोन लिया था, बिजनेस लोन, ठीक है, तो CGTMS में मैंने एक लिमिट ली थी। तो वो लिमिट जब मैंने ली थी, लिमिट लेने के लिए मैं बैंक के पास गया तो मुझे लिमिट वो दे नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैं DSA एजेंसी वाले से मिला, उसने मुझे कहा जी मैं लिमिट करवा दूंगा। मैंने कहा जी मुझे लिमिट चाहिए 5 लाख की। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लिमिट चाहिए 5 लाख की। वो मुझे कहता है कि सर 5 लाख की लिमिट से क्या बनेगा, हमारा भी कुछ नहीं बनेगा, आप कम से कम 20 लाख की लिमिट दो। तो मैंने उनको कहा जी मेरे तो डॉक्यूमेंट्स ही 20 लाख की लिमिट के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। तो कहता नहीं वो हमारी टेंशन है, हमें आप 5% दे देना, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से तकरीबन 5% प्लस 3 से 4%, टोटल 8% उन्होंने मेरे से लिए थे, ठीक है। इंश्योरेंस डाल के मेरे ऑलमोस्ट 10% हो गए थे। 20 लाख का 2 लाख रुपए कमीशन उन्होंने मेरे से ली थी, 2 लाख 10,000 ऐसे पड़ी थी मेरे को, मुझे याद है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपके पास में लीगल वे से आया हूँ, सर मुझे लिमिट चाहिए, लोन चाहिए, आप मुझे लोन दे नहीं रहे हो बिजनेस के लिए, ठीक है, और इलीगल वे में आप पैसे लेके आप मुझे वही लोन दे रहे हो। अब आप मुझे बताइए, वो मुझे चाहिए था 5, आपने दे दिया 20, मैं आपको 20 भी कैसे मोड़ दूं, क्योंकि मैं तो 20 कर चुका हूँ, मेरे पास वो 20 भी खत्म हो गया है, ठीक है। ये सिस्टम हमारा है कि जो बैंकिंग सिस्टम हमारा चलता है।
आपको गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि मैं पैसे दे दूँ, आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप अगर आपने देश में तरक्की लेके आनी है ना, तो आप किसी को पैसा मत दीजिए लोन में। आप ये कहिए कि अपना प्लान लेके आइए, हम अपने प्लान में आपको रेडी करेंगे, हम सिखाएंगे भी, हम आपके साथ हेल्प भी करेंगे, ठीक है। और जहाँ गलती आप करोगे उस गलती को हम सुधारने की कोशिश भी करेंगे। उससे क्या होगा कि जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, जो छोटा बिजनेस पर्सन है, कोई जो सेल्फ सर्विस कर रहा है, जो नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, उसको तो ये सारी चीजें नहीं पता कि बिजनेस कैसे होगा, तो उसमें आप उसकी हेल्प करिए। पैसा देने की बजाय आप उसको मशीन लेके दीजिए, पैसा देने की बजाय आप उसको स्टॉक लेके दीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो काम करेगा, ठीक है, और पता लगेगा कि गवर्नमेंट की निगरानी में वो काम हो रहा है। सेकेंडली आपके इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अगर आपके पास में हम लैप लोन लेते हैं या हम प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो आप लेते हो जी 6% 7%, कार लोन लेते हो तो लेते हो 7%। ये लग्जरी लोन है, घर भी ले रहे हैं तो भी 6% 7%, कार भी ले रहे हैं तो भी 6% 7%। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोन चल रहा है 25%, 20%, 25%, ठीक है। हम एक मशीन टर्म लोन लेते हैं, मशीन टर्म लोन के अंदर हमारा इंटरेस्ट चल रहा है 25%, 26%, मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 2.3% मंथली इंटरेस्ट हो गया। तो मुझे ये बताइए, अगर एक नया इंसान काम शुरू करेगा और वो इतना इंटरेस्ट शुरू में देगा तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर तो उसके उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, 100 की आइटम बनाने के बाद में अगर उसको 500 की बेच रहा है तो वो कर देगा। अगर 100 की आइटम बनाने के बाद वो 120, 130, 140 की बेचेगा तो उसमें सारे मार्जिन कट पीट के उसको 5% आएगा, तो उसको क्या बचेगा उसके अंदर। ये प्रॉब्लम्स हमारे इंटरनल ही भी है। बातें तो हम इंटरनेशनल अफेयर की कर रहे थे, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे इंटरनल भी है। तो ये कुछ इश्यूज थे जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं। तो फ्यूचर में कुछ और भी निकलता है फिर हम बात करेंगे इस रिगार्डिंग। नेक्स्ट टाइम हम और भी टॉपिक्स लेके आएंगे और भी बातें करेंगे। फिलहाल जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए थी वो मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है। तो अभी मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। हम कल फिर मिलेंगे, कुछ नए मुद्दे लेके आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे। नमस्कार।